निखिल मेहता का। मैं सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे पधारें और अपनी अपनी सीट को ग्रहण करें। इधर किसी के रहो थोड़ा सा। कार्यक्रम हो रहा है, देखो कोई भी जो काम होता है उसके बिना किसी सहयोग के हो नहीं पाता। तो उस काम के लिए मैं सबसे पहले जो ये अच्छा काम हो रहा है उसको करवाने में जो सहयोग रहा वो आप ही के इस नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल साहब श्री राजेंद्र कृष्ण जी का रहा। क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत हंसमुख था। आपकी इनके चेहरे में स्माइल देखो। तो कुछ भी हम मतलब किसी व्यक्ति से जरूरी नहीं होता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके हाव भाव से भी बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, मतलब पहली बार एक जिसको हम मिलते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से हमें डील किया, अच्छे से बात समझाई। और भी जो इनके साथ सहयोगी जो है वो भी मतलब प्रिंसिपल साहब के साथ जो नोडल ऑफिसर है हमारे श्री शिवेंद्र पाल जी जोली, मतलब आके चाय पिलाए बिना वो काम करने नहीं सकते। आप आओगे मैंने पंजाबियों की खास असिस्टेंट नोडल ऑफिसर हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर विक्रम परिहार जी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन जितना भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। तो मैं सबके स्वभाव का थोड़ा थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ ताकि आप मतलब जो भी सुने उसको आनंद ले पाए। तो अभी मैं और जो यहाँ लोग पहुँच चुके हैं, एक और व्यक्ति का बहुत बहुत हार्दिक मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। माँ सरस्वती पुस्तक बैंक के अध्यक्ष हैं शरद जी जसूजा। जो पुस्तक बैंक इन्होंने जो बना रखा है वो लोगों को, जो बच्चे हैं गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में किताबें प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि सिर्फ नर्सिंग, किसी भी कॉलेज से, बीए से, बीएससी से, किसी भी प्रकार की किताबें आप भी इनको किताबों का कभी आपकी किताबें एक बार फ्री हो जाती हैं, अगर आप इनको कभी देना चाहें तो इनके पुस्तक बैंक को दे सकते हैं। और जो गरीब में लेना नहीं खरीद सकते उनकी अगर आप मदद करना चाहिए, ये नहीं आपके कोई दोस्त जानकर, भगवान किसी को ऐसी व्यवस्था ना दे कि वो किताबें भी ना खरीद पाए, ऐसी कोई परिस्थिति ना दे, लेकिन जिसकी परिस्थिति में आप सहयोग कर सकते हैं तो जरूर करें। इसके अलावा जो समाज सेवी हमारे शरद जी के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वो हमारे बीच में सभी हैं, श्री गगनचुक जी, पंडित वडेरा जी, कामरा जी, दीपक मिड्डा जी और मंजू अरोड़ा जी, ये सभी इनके साथ जुड़े हुए हैं और समय समय पर इनको सहयोग करते रहते हैं। और इनका मैं स्वागत भी करता हूँ आज इस कार्यक्रम में, स्वास्थ्य चर्चा में कैंसर की ये पहुँचे, इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और हम लोग जो आज चर्चा करेंगे उसके बाद मैंने आपको बताया क्विज कंटेस्ट रहेगा। उस क्विज कंटेस्ट में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो सब चॉकलेट उनको मिलेगा और उसका आगे क्या करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो मैं अब फाइनली मैं डॉक्टर निखिल मेहता को बुलाता हूँ कि वो आए मंच पर और हमारे साथ जो आज कैंसर के विषय की जानकारी है वो शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। सरस्वती पुस्तक बैंक के कार्यकर्ता हैं जो शरद जी के
इनका भी स्वागत मैं धन्यवाद करता हूँ। अंजलि जी, गुंजन मावली जी और आकाश अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नितिन मेहता हूँ, मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। सबसे पहले तो मैं शरद जसूजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी सहमति के बिना और उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम करना असंभव था। हमने सिर्फ उनको एक बार कहा होगा कि हम एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे है, तो हम एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं जिससे लोगों तक एक मैसेज पहुँचा सकें कि कैंसर का इलाज संभव है। क्योंकि अधिकतर लोग, ये ऐसी बीमारी है कैंसर जिसका नाम सुनते लोग घबरा जाते हैं और इलाज नहीं लेते, या फिर एक घर में मातम फैल जाता है कि अभी कैंसर हो गया तो जिंदगी खत्म है। लेकिन इसी को समझने के लिए ही पूरे विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को बनाया जाता है। और इस साल की थीम हमने नर्सिंग आप लोगों को क्यों चुना, क्योंकि इस साल की जो कैंसर की वर्ल्ड कैंसर डे की जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप, यानी कि क्लोज द केयर गैप यानी हम सब मिलकर चले और लोगों तक पहुंचे और लोगों को समझाएं, क्योंकि आप लोगों से अच्छा कोई मरीजों तक पहुंच नहीं सकता। जितना डॉक्टर मरीजों तक नहीं पहुंचता, उतने ज्यादा नर्सिंग कर्मी पहुंचते। ये एक डिग्री नर्सिंग कर्मी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कोई छोटी डिग्री नहीं है, क्योंकि आप लोगों से के पास मरीज ज्यादा टच में रहता है जितना डॉक्टर के टच में नहीं रहता। और कि इसलिए इस थीम का निर्माण किया गया, क्लोज द केयर गैप। हम यानी मरीजों को फिजिकली तो हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उनको अधिकतर आपने देखा होगा कि कैंसर के मरीज सुसाइड कर जाते हैं, आधा ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, बीच में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको एक मेंटल कॉन्फिडेंस की भी, मेंटल अप्रोच की भी जरूरत होती है, जो कि आपसे अच्छी कोई नहीं दे सकता। तो सिर्फ ट्रीटमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरा इस स्कीम का मतलब है कि हम लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों अधिक से अधिक लोगों को कैंसर का इलाज कैसे दे सके, उनको मरने से कैसे बचा सके, इस कैंसर जैसे रोग से कैसे मुक्त कर सके। इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए ही विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को बनाया जाता है, और इसीलिए हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि लोगों को कैंसर का इलाज के बारे में कैसे बताएं, कैंसर का इलाज संभव है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन लोगों में मिथ्याएं, भ्रांतियां बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आधे लोग इलाज नहीं कराते। हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को कैसे समझाएं कि कैंसर का इलाज देना जरूरी है, आवश्यक है। हमारी सरकार भी लगी हुई है दिन रात कैंसर का इलाज की भी मदद करने के लिए। आपने अगर 2 दिन पहले का बजट सुना हो, तो उसमें गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि हर महिला को, 9 से 14 साल की महिला को कैंसर की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। ये सरकार जब इतना कर रही है हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री इतना कर रहे हैं, तो हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी को समझने के लिए हम आगे चर्चा करते हैं कि सबसे पहले जानना जरूरी कि कैंसर है क्या। अगर कैंसर के बारे में जाने तो कैंसर किसको बोलते हैं। देखिए, हमारे शरीर में सेल्स होते हैं जो नियमित रूप से बढ़ते रहते हैं, इनको नॉर्मल ग्रोथ बोलते हैं। अगर यही सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाए, या तो इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, या फिर इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो हम इसको कैंसर बोलते हैं। क्योंकि आप लोग नर्सिंग कर्मी हैं, तो मैं आपसे थोड़ी सी साइंटिफिक बात भी कर सकता हूँ। यूजुअली हम प्रोग्राम अगर स्कूल बच्चों में करते तो उसकी साइंटिफिक बात नहीं कर पाते, तो आप लोगों से मैं इंटरेक्शन भी अच्छा कर सकता हूँ। तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लेंगे, तो इसको डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताई है, इसको फॉर्मेट में लेंगे कि हम आपसे डिस्कशन भी बीच में कर सकें कि कुछ कि कैसे आपका इंटरेक्टिव सेशन हो सके, उतना अच्छा रहेगा। अगर ये कोशिकाएं बहुत ही ज्यादा नंबर में मरी रहती है, जिसको या तो हाइपरप्लेजिया बोलते हैं या फिर हाइपरट्रोफी बोलते हैं, यानी उनका नंबर और साइज बढ़ने लग जाए, इन सेल्स का अनियंत्रित रूप से या तो साइज बढ़ने लग जाए या फिर उनका नंबर बढ़ने लग जाए, तो उसी को कैंसर का नाम दे देते हैं। अधिकतर आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्यूमर। तो अपने को ये जानना बहुत जरूरी है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कुछ गांठें शरीर में ऐसी होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी के हाथ में छोटी छोटी गांठें मिल रही हैं, किसी के पेट में छोटी छोटी गांठें महसूस हो रही है, या जांघ में, पैर में महसूस हो रही है। ये गांठें चिंताजनक नहीं होती। इनको हम अगर साइंटिफिक भाषा में बोले तो लाइकोमा या न्यूरोफाइब्रोमा का नाम लेते हैं।
भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो पूरे शरीर में फैल जाती हैं, एक जगह से दूसरे शरीर में, या तो हमारी ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक या लिम्फ नोड के थ्रू फैल जाती हैं। उन गांठों को, उन खतरनाक गांठों को कैंसर का नाम या फिर मैलिग्नेंट गांठों का नाम देते हैं। अगर हम मैलिग्नेंट गांठों की बात करें तो इसको फर्दर 4 रूप में विभाजित कर सकते हैं। कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो कि सॉलिड अंगों में होती हैं, जैसे मुंह गले का कैंसर, स्तन का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, तो इनको हम कार्सिनोमा बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हम मांसपेशियों में जो गांठें होती हैं उनको सारकोमा बोलते हैं। कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो खून के रास्ते जाती हैं, जिनको लिम्फोमा या ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर बोलते हैं। कुछ कैंसर दिमाग में होते हैं जिनको ब्रेन कैंसर या ग्लैमा बोलते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि क्योंकि आप भी पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, तो लोग आपसे पूछते हो कि कैंसर को पहचाने कैसे, उसका सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है। देखिए, अधिकतर हर कैंसर के लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कॉमन सिम्टम होते हैं कि अगर किसी का 6 महीने में लगभग 10 किलो वजन घट गया है, या फिर काफी टाइम से भूख मर गई है, या फिर कोई ऐसी गांठ महसूस हो रही है पेट में, या फिर मुंह में कोई छाला हो गया है जो काफी टाइम से नहीं कर रहा, या फिर गर्दन में कोई गांठ महसूस हो रही है, या फिर पेट में वजन गिर रहा है, या फिर खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, या फिर पेशाब में खून आ रहा है, या फिर लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, या फिर मुंह के रास्ते खून की उल्टी हो रही है, या फिर खाना अटक रहा है, या गर्दन बोलने आवाज में परिवर्तन हो गया है, तो ये अधिकतर कैंसर के लक्षण होते हैं जो किसी को भी किसी रूप में हो सकता है। या फिर कोई ऐसी खांसी हो गई है जो कि 3 हफ्ते से आप दवाई ले रहे हैं लेकिन 1 महीने से भी खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि कैंसर के लक्षण हो। मैं लक्षण इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये आपको कुछ भी लक्षण महसूस होते हैं तो अपने डॉक्टर से अवश्य मिले, कि खुद से ट्रीटमेंट नहीं ले लंबे समय तक, ये सबसे बुरी बात है। अगर कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है तो उसको हम डायग्नोस कैसे करें, ये लक्षण हुए तो हर कैंसर को हम डायग्नोस कैसे करें, यानी कि हम कैंसर को पकड़े कैसे। अच्छी बात आपको ये सुनकर मिलेगी कि कैंसर को डायग्नोसिस से पहले हम पकड़ सकते हैं, यानी उसको हमारी भाषा में स्क्रीनिंग, आपकी भाषा में हेल्थ चेकअप बोलते हैं, यानी कि कैंसर को होने से पहले ही पकड़ना। अगर मैं भारत में बात करूं तो आज के अखबार में, या किसी ने दैनिक भास्कर में पढ़ा हो, उसमें भी एक आर्टिकल आया है वर्ल्ड कैंसर डे के लिए कि उसमें भारत में कौन सा कैंसर कॉमन है, किसका कितना इंसिडेंस है। आज की दैनिक भास्कर में सुबह पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने वर्ल्ड लास्ट ईयर का ही भारत का डाटा दिया है 2022 का। तो भारत में अगर बात करें तो पुरुषों में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है मुंह गले का कैंसर। ये डाटा नया नहीं है, हालांकि पहले भी ये डाटा था। और महिलाओं में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है स्तन कैंसर, और उसके बाद बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर या ग्रीवा का कैंसर भी बोलते हैं। और ये कॉमन पुरुषों में ये सबसे कॉमन कैंसर क्यों है मुंह गले का कैंसर, आप बता सकते हैं इसका कारण क्या है? और स्तन कैंसर महिलाओं में ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? ये डिफिकल्ट सवाल है। ब्रेस्ट फीडिंग का कॉमन कारण नहीं है। यस, जंक फूड, बहुत अच्छे, इनको चॉकलेट जरूर मिलनी चाहिए। मोटापा और जंक फूड। इसलिए हमने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्क्रीनिंग। वैसे मुंह गले के कैंसर के लिए कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसको होने से पहले पकड़ सकते हैं, जैसे जो सबसे कॉमन कैंसर की बात करी मैंने, मुंह गले का कैंसर, महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। दूसरा जो सबसे कॉमन कैंसर है जिसको होने से पहले पकड़ सकते हैं वो है फेफड़े का कैंसर या आंतों का कैंसर, कोलोन कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर। इन कैंसर्स को हम होने से पहले ही पकड़ सकते हैं, इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। और महिलाओं के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या स्वयं परीक्षण करते हैं, यानी अपने स्तन का खुद से निरीक्षण करना। कैंसर को कंफर्म करने के लिए 100% बोलने के लिए किसी को कैंसर है कि नहीं, क्योंकि अधिकतर आप लोगों से कोई सवाल पूछता होगा मेरी रिपोर्ट देख के बता रहा कि इसमें कैंसर तो नहीं है, लेकिन हम कैंसर को 100% तब तक नहीं बोलते जब तक हमारे पास बायोप्सी की जांच नहीं होती। और इससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं कि बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा, पूरे शरीर में बहुत बड़ा टुकड़ा ले लेंगे, इसमें दर्द होगा, तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और इसलिए आगे लोग बायोप्सी कराते ही नहीं और इससे इलाज नहीं देते।
ये सबसे बड़ी दुविधा है। और कैंसर बायोप्सी के बिना हमें पता लगता नहीं, और अगर एक बार कैंसर की बायोप्सी हो जाए तो उसके बाद उसको हमें स्टेज देखनी होती है। ये भी आपसे कॉमन सवाल होता होगा कि डॉक्टर उनको देखकर बताओ कि इसकी स्टेज पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी। उसके लिए हमारे पास दूसरी जांच है जिसको हम सिटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ तक भी नहीं रुके, इससे भी ऊपर के टेस्ट आ चुके हैं आज की डेट के, जिसको मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि अगर स्तन कैंसर की बात करूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 स्टेज है, और हर स्टेज में भी स्तन कैंसर मॉलिक्यूलर लेवल पे 4 तरीके का, यानी 16 प्रकार। इसलिए कोई भी कैंसर का इलाज अलग अलग होता है, और उसमें भी फर्दर टेस्ट करा के मालूम पड़ता है कि हमें मरीज का इलाज प्रॉपर तरीके से कैसे कर पाए। इसलिए कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके बारे में बात करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। हर कैंसर के लिए अगर आपकी उम्र अगर 20 साल है, हो सकता है 30 साल है, तो उसका इलाज अलग हो। अगर वही कैंसर 80 साल के आदमी को है या 80 साल की महिला है तो उसका इलाज डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो हमें मालूम है कि इतना टॉक्सिक इलाज नहीं सहता है। तो उम्र के हिसाब से भी कैंसर का इलाज अलग करते हैं, कैंसर की स्टेज के हिसाब से भी कैंसर का इलाज अलग होता है। और किसी 2 आदमी में, जैसे कि मैंने कहा कि स्तन कैंसर 16 प्रकार का है, किसी 2 महिलाओं में 40 साल की उम्र की महिलाओं में स्तन कैंसर डिटेक्ट हुआ तो दोनों का इलाज अलग अलग भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि कैंसर का इलाज 2 लोगों में सेम है या अलग है। अगर हम कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास 3 इलाज है, ऑपरेशन, इकाई जिसको रेडियोथेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी। लेकिन आपने देखा होगा कि मरीज आपसे पूछते हैं कि इसके अलावा चौथा इलाज दे दो, दवाई, डॉक्टर साहब दवाई लिख के दे दो थोड़े टाइम तक, उसके बाद में इलाज कराओ, और वहीं हम फंस जाते हैं, क्योंकि वही चीज नहीं है हमारे पास। और फिर वो रोगी जाता है किसी दूसरे डॉक्टर के पास, आरएमपी डॉक्टर के पास, या फिर कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक में, या फिर कोई भीलवाड़ा चला जाता है, कोई वाले की बाजू में चला जाता है, वहीं रोगी फंस जाता है और वहीं हम फंस जाते हैं, क्योंकि फिर वो बीमारी हमारे पास आगे के एडवांस स्टेज में आती है और हम भी उसकी मदद नहीं कर पाते। तो इसलिए हम ये समझाते हैं कि हमारे पास कैंसर के मुख्य रूप से इलाज 3 ही है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। उसके फर्दर फॉर्म्स अलग हैं। जैसे हम सबसे कोई ठोस ऑर्गन में कैंसर है, जैसे मुंह गले का कैंसर है, या फिर स्तन का कैंसर है, या फिर बच्चेदानी का कैंसर है, या फेफड़े का कैंसर है, या पेट के कैंसर है। अगर कोई बीमारी अगली स्टेज में आ रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, ठोस अंगों में, तो उसका मेन इलाज ऑपरेशन रहता है, जिसको हम कैंसर की सर्जरी बोलते हैं। उसके द्वारा बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन लोगों का एक और जो डाउट होता है कि मुंह गले का कैंसर है तो आप जबड़ा को काट दोगे, मेरा मुंह कितना बुरा दिखेगा। महिलाओं में होता है कि स्तन निकाल दोगे तो मैं आगे कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी। तो इसके लिए भी आज की डेट में कैंसर की सर्जरी में सिर्फ जबड़ा उखाड़ना है, स्तन को निकालना ही नहीं रहा, क्योंकि ये आगे भी देखा गया, इस पे शोध किए गए। क्योंकि मैं पहले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में था तो उन्होंने इस पर बहुत शोध किए। तो इसको क्या किया है, तो फिर ये निकला कि हमें उसको वापस का वापस बनाना, क्योंकि आज की जो कैंसर की सर्जरी है वो फंक्शन और कॉस्मेसिस दोनों पे ध्यान देती है। यानी कि हमें ये भी देखना है कि मरीज अपनी शक्ल दिखा सके और अपना नॉर्मल काम भी कर सके। तो इसलिए आज की मुंह के कैंसर की सर्जरी सिर्फ जबड़ा काटना नहीं रहा, हमारे पास एडवांस माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी है, एडवांस प्लास्टिक सर्जरी है, जिसके द्वारा हम जबड़े का पूर्ण निर्माण भी कर सकते हैं। और कुछ रोगियों में 6 महीने साल बाद आप पहचान भी नहीं सकते कि मुंह के कैंसर का इलाज राइट साइड में हुआ था या लेफ्ट साइड। उसी प्रकार महिलाओं की बात करूं, क्योंकि ये कॉमन सवाल आता था कि अगर स्तन कैंसर है तो स्तन कैंसर में स्तन निकालना ही एक इलाज है, खाली गांठ निकाल कर इलाज नहीं हो सकता क्या? तो उसके लिए भी अगर पहली दूसरी मरीज में आता है तो हम इसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी बोलते हैं, जिसमें हम स्तन की गांठ को निकालकर और बगल में एक छोटा सा चिरा देकर कैंसर को उससे भी खत्म कर सकते हैं। तो हर इस बीमारी में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, लेकिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। उसी प्रकार आजकल लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, इतनी चीजें आ गई जिसमें हम न्यूनतम चीजें द्वारा भी ऑपरेशन कर पाते हैं। दूसरी चीज है रेडिएशन थेरेपी। अक्सर लोग रेडिएशन और कीमोथेरेपी को कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेडिएशन क्या है, कीमो क्या है। रेडिएशन थेरेपी एक तरह से मशीन से दी जाती है, जो कि एक तरह की किरणें होती हैं, जो कि दिन में 5 मिनट का इलाज होता है, हफ्ते में 5 दिन दिया जाता है और अधिकतर 30 दिन ये इलाज चलता है। कीमोथेरेपी इंजेक्शन होते हैं जो कि ग्लूकोज में डाल के दिए जाते हैं या नॉर्मल फ्लूइड में डाल के दिए जाते हैं, जो कि 2-2, 3-3 हफ्ते में रिपीट किए जाते हैं और लगभग अंदाजन 4 से 6 महीने तक ये इलाज चलता है। उसमें भी हमारे पास आज की डेट में एडवांसमेंट आ चुकी है, क्योंकि आधे लोग कीमोथेरेपी नहीं लेते।
कीमोथेरेपी से बाल चले जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, मेरा मरीज तो फिट ही नहीं है कीमोथेरेपी के लिए, डॉक्टर साहब आपने तो कीमोथेरेपी बता दिया, ये तो कीमोथेरेपी से खत्म हो जाएगा। तो हम कीमोथेरेपी को जब देते हैं तो मरीज का साइज, डोज, कौन सा वो सह पाएगा, ये देखकर ही दी जाती है। तो इसको अपने को हर चीज को पॉजिटिव वे में ले जाओ। हम ये भूल जाते हैं कि कीमोथेरेपी हम आपको ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं दे रहे, आपको इतनी खतरनाक बीमारी है कैंसर, उससे आपकी जिंदगी हम नॉर्मल कैसे कर सके उसको देने के लिए टेम्परेरी साइड इफेक्ट आपको दे रहे हैं। ये हम मानते हैं कि बाहर जाएंगे, थोड़े टाइम कमजोरी आएगी, ये चीजें होंगी, लेकिन आपकी जिंदगी कितनी आगे नॉर्मल निकलेगी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझना ज्यादा आवश्यक है। कीमोथेरेपी एक तरह से इंजेक्शन होते हैं जो ग्लूकोज में डाल के दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आजकल एडवांसमेंट आ चुकी है जिसके साइड इफेक्ट कम है, जिसको हम इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने बात करी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके हमारे पास इलाज कम है लेकिन भर्ती ज्यादा है। ये एक ही बीमारी है, जितनी शुगर, जितनी हजारों बीमारी, एक ही बीमारी है जिसमें इलाज से ज्यादा लोगों में मिथ्याएं हैं और वो भी समाज द्वारा फैलाई गई। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने देखा है कि कोई अगर किसी के रक्त में कैंसर फैल जाता है तो आपने देखा होगा उसकी बाई भाग जाती है, काम करने वाली बाई भाग गई कि घर में कैंसर है, मुझे भी कैंसर हो जाएगा, या फिर आस पड़ोसी उससे मिलना छोड़ देता है। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हमारी इस साल की थीम यही है, क्लोज द केयर गैप, यानी हम कैंसर की रोगी से जुड़कर रहें, उससे दूर नहीं भागें। यानी कि कैंसर एक से दूसरे आदमी को नहीं फैलता अगर आप उसके साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको फिजिकली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसको बचाने में 50% लोगों का योगदान आप लोगों का है। विश्व का डाटा देखें तो 30% लोग कैंसर के सुसाइड कर लेते हैं बीच में, जो कि बहुत बुरी बात है। और इसके लिए आपको जानना होगा कि उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके घर में साथ रहने वाले सबसे बड़ा योगदान मरीज को बचाने में आप लोगों का है, नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि हम एक बार मिल रहे हैं, आप रोज मिल रहे हैं। आप उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करिए कि कैंसर का इलाज संभव है और आपको इलाज लेना है, थोड़ी बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कैंसर का साथ रहे ना छींकने खांसने किसी से नहीं फैलेगा। ये भी एक चुना होगा कि मेरे घर में बच्चा है 5 साल का, लेकिन उसने ना कभी तंबाकू खाया ना गुटखा खाया, उसको भी कैंसर हो गया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी 10 दिन के बच्चे को भी हो सकती है और 90 साल के आदमी को भी हो सकती है, कोई भी एज इससे छूटी नहीं है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी एज में संभव है। क्योंकि कुछ कैंसर हेरिडिटरी होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं, जिनको हेरिडिटरी कैंसर बोलते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो तंबाकू सेवन से होते हैं, कुछ तंबाकू ऐसे होते हैं जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जिनका सिर्फ तंबाकू नहीं और भी दूसरे कारण होते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। कैंसर किसी भी उम्र, जाति, समाज में हो सकता है, कोई भी अमीर गरीब उससे बचा हुआ नहीं है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट हमने शुरू में डिस्कस किया है, कैंसर लाइफ बीमारी है। अगर कोई भी कैंसर पहली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो 90% चांस है कि वो कैंसर से बच सके। पूरी जिंदगी 90% चांस है कि वो कैंसर मुक्त होकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। दूसरी स्टेज में ये संभावना 70% रह जाती है, तीसरी स्टेज में 50, चौथी स्टेज में 5, इतना फर्क है। ये मैंने ऑलरेडी बात करी कि कैंसर बायोप्सी से फैल जाता है क्या, यानी टुकड़ा लेते हैं तो फैल जाता है। ऐसा 1% भी नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कोई भी डॉक्टर इस बात को नहीं बोलता, लेकिन आपके आसपास के लोग जरूर ये बोलेंगे कि हमने बायोप्सी कराई और उसका कैंसर फैल गया, नहीं कराते तो शायद हमारा रोगी जिंदगी नॉर्मल बच जाता। ये एक सबसे बड़ी भ्रांति है। यानी बायोप्सी में हम 0.5 यानी 1 सेंटीमीटर से भी छोटा टुकड़ा लेते हैं, उसको निकालने से कभी भी कैंसर नहीं फैलता। अगर ऐसा होता तो हम किसी की कैंसर की सर्जरी करते ही नहीं, क्योंकि उसमें तो पूरा का पूरा बीमारी निकाल रहे हैं। कभी भी बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। इसमें इतना छोटा टुकड़ा लिया जाता है जिससे कि रोगी को कोई दिक्कत नहीं होती। मुंह में कैंसर बात करूँ तो कुछ खाने पीने में दिक्कत नहीं होती, कोई छाला नहीं होता, कोई ऐसा घाव नहीं होता जो नहीं बढ़े। बायोप्सी से कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। बायोप्सी हमारे लिए आपका अच्छे रूप से फर्दर इलाज करने के लिए अति आवश्यक है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसके नाम पर ही आगे का ट्रीटमेंट शुरू होता है।
अगर हमारे पास बायोप्सी नहीं है तो हम कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाए तो कैंसर के सबसे प्रमुख कारण क्या है इंडिया में, सबसे कॉमन कैंसर का कारण क्या है? और स्मोकिंग, स्मोकिंग कल्चर। देखिए कैंसर का जो सबसे प्रमुख कारण है वो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, दो प्रमुख कारण है, दोनों ही बराबर हैं। सबसे जो प्रमुख कारण आज से अगर 10 साल पहले की बात करूं तो स्मोकिंग अल्कोहल था इंडिया में, यानी तंबाकू सेवन किसी भी फॉर्म में, गुटखा, सुपारी, जर्दा, बीड़ी, हुक्का, ये सब स्मोकिंग में आते हैं। पहले मुझे बोलते थे कि अल्कोहल अगर आप लिमिटेड मात्रा में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो हानिकारक है। लेकिन WHO 2022 में इसको अगेंस्ट चले गए, उन्होंने ये कह दिया कि अल्कोहल अगर आप किसी भी मात्रा में ले रहे हैं तो आपके लिए हानिकारक है, ना सिर्फ कैंसर के लिए बल्कि लिवर डिजीज के लिए और आपके हार्ट के लिए। 30% कारण स्मोकिंग अल्कोहल है। लेकिन भारत में सबसे अच्छी डाइट, अगर मैं आज से 10-15 साल पहले बात करूं तो विश्व में सबसे अच्छा खाना भारतीय भोजन था। लेकिन हमने अपनाया वेस्टर्नाइजेशन, हमने अपनाया कि यूएस वाले क्या कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्री क्या कर रही है, उनका खाना खा के देखें, तो हमने उनके बराबर जंक फूड खाना शुरू कर दिया। हमने उतनी अनहेल्दी डाइट लेनी शुरू कर दी। लेकिन ये बोल रहे कि वो फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, वो हम नहीं करते। हम वो मैदा युक्त चीजें, फ्राइड फूड, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, ये इतना ज्यादा अपनी बच्चों से ही उसमें इतना ले आए कि वो बच्चा आज की डेट में जो कि 8 साल में स्कूल में जाता था वो आज 40 साल पे वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको इतनी लत लगती। नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, अपने बच्चों से ही हम उसमें आदत डाल देते, और ये बच्चों में कौन डाल रहा है, हम लोग ही डाल रहे हैं। उसके कारण ये क्या हुआ, एक तो हार्ट डिजीज भी बढ़ी, और जो कैंसर का कॉज था वो अनबैलेंस डाइट 30 से 35% बन गई, मोटापा आना शुरू हो गया। दूसरी चीज क्या हुई कि हमने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी। हमारे पास अपने काम धंधे में लोग इतना बिजी हो गए कि उनके पास अपने खुद के लिए समय नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, इधर से खान पीन चेंज हुई, तो इसकी वजह से 30 से 35% ये भी कैंसर का कारण होती है। तीसरी चीज जो कैंसर का कारण है वो है HPV इंफेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंफेक्शन, जो कि सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी रोग का सबसे कॉमन कैंसर है। ये 20% कारण है। आपने देखा कि 30 + 30 + 60 + लगभग 70 से 80% जो कैंसर के कारण है वो हमारे कंट्रोल में है, यानी हम 80% कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम भागते हैं 20% के पीछे, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप इन 80% का सुधार कर ले तो हम कैंसर को बचा सकते हैं। HPV इंफेक्शन को कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में अभी बात करूंगा थोड़ी देर में। और अगर आप किसी अखबार वाले से पूछ लें, मीडिया से पूछ लें, वो बदनाम करेगा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, खाना जैविक नहीं आ रहा। ये चीजें हैं कैंसर का कारण, लेकिन 5% इनको आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनको भूल जाइए। आप उन पर ध्यान दीजिए जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप खाना चाह के नहीं बदल सकते, जैसा खाना मिल रहा है आपको खाना पड़ेगा। आप हॉस्टल में रह रहे हैं, स्कूल में रह रहे हैं, अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है उससे आप देख नहीं सकते ये ऑर्गेनिक है या पेस्टिसाइड है, उस पर दिमाग मत लगाइए। लेकिन जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है, उस पर कंट्रोल करें, तो हम 80% कैंसर से ऐसे ही बच सकते हैं। और उसी में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है हेरिडिटरी कैंसर, यानी कुछ कैंसर हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्या बता सकते हैं आप सबसे कॉमन हेरिडिटरी कैंसर कौन सा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है? कोई आइडिया? ब्लड ल्यूकेमिया। जो सबसे कॉमन कैंसर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, महिलाओं में जो सबसे कॉमन कैंसर है, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कौन सा कैंसर है? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर। यस, सबसे कॉमन कैंसर है जो है वो महिलाओं में, और जो ब्रेस्ट और ओवरी ये दोनों साथ ही होते हैं। एक म्यूटेशन जीन होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। तो
वो है स्तन कैंसर। दूसरे जो कॉमन कैंसर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं वो है आंतों का कैंसर, अंडकोश का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी घबराने की बात नहीं है, इसको भी हम पकड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टेस्टिंग है जिसको हम BRCA या ब्राका टेस्टिंग बोलते हैं। इससे हम पकड़ सकते हैं कि ये कैंसर है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर उस जीन को पकड़ सकते तो आपने एंजेलिना जोली का नाम सुना होगा, उसने अपने दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी करा ली, अगर आपको किसी को पता हो तो। क्यों कराई थी? तो हर कोई ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी की मदद करे तो हर कोई ब्रेस्ट करा लेगा। उसको ब्राका जीन पॉजिटिव था, BRCA जीन पॉजिटिव था, इसलिए उसने कराई। पर हर अपनी, अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आपकी मदद में या सॉरी किसी के रिलेटिव्स में है और उससे क्या वो करवा लेगा, नहीं करवाएगा। और हमें करवानी भी नहीं, क्योंकि इसके लिए दूसरे ऑप्शन भी है। वो एक पब्लिसिटी स्टंट है और हमें करवाना भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए भी दूसरे ऑप्शन है, जिसको हम ओवरी को खाली ओवरी को निकाल कर भी बचा सकते हैं, या फिर उसको कुछ दवाइयां वो देकर भी उसके इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। तो कैंसर से बचने के तरीके मैंने बताया, एक तो धूम्रपान तंबाकू को छोड़ना। आप सब लोग एक नर्सिंग स्टाफ है, तो आपका एक एम बनता है कि आप कम से कम एक आदमी को तंबाकू जरूर छुड़वाएं। एक क्वेश्चन और होता है कि खाली सुपारी अगर तंबाकू वाली नहीं खा रहे तो उससे भी कैंसर होता है? हाँ, उससे भी कैंसर होता है, खाली हम सुपारी खा रहे हैं। तो ये जानना भी जरूरी है, ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कैंसर को। दूसरी चीज जो कि आप लोगों को अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी है वो है संतुलित भोजन। विश्व में सबसे अच्छी रसोई भारतीय रसोई है, क्योंकि जितना फाइबर हम खाते हैं, जितना मैदा फ्री खाना हम खाते हैं, जितना सलाद हम खाते हैं, जितने फल हम खाते हैं, विश्व में कोई नहीं खाता। और हम भारतीय संस्कृति को छोड़कर बाहर की संस्कृति अपना रहे हैं, और हमें उनको समझाना चाहिए इंस्टेड कि हम समझें। और अपने लिए एक नियमित रूप से 45 मिनट्स की हफ्ते में 5 दिन फिजिकल एक्टिविटी का प्रोग्राम जरूर बनाएं, जो कि किसी रूप में भी हो सकता है। जैसे कि कोई डांस में एक्टिविटी रखता है, कोई खेलकूद में एक्टिविटी रखता है, कोई वॉक करने में इंटरेस्ट रखता है, कोई जिम जाना चाहता है। किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आप एक अपने जीवन शैली में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बात करी कैंसर में हेल्थ चेकअप को हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। कुछ कैंसर हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग उपलब्ध है, जैसे स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर, और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर, दोनों के लिए उपलब्ध है। पुरुषों में मैंने बात करी मुंह गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सब के लिए स्क्रीनिंग उपलब्ध है। लेकिन जो हमारा हेल्थ चेकअप है वो रूटीन हेल्थ चेकअप से डिफरेंट है। अधिकतर आपने देखा होगा कि आप किसी लेबोरेटरी वाले के पास जाते हैं, मेरे सारे टेस्ट कर देते, वो ब्लड टेस्ट कर देता है। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं। कैंसर के लिए हमारे पास ब्लड टेस्ट बहुत कम है, हमारे पास स्क्रीनिंग के जो माध्यम है वो दूसरे हैं, वो ब्लड टेस्ट नहीं है। यूजुअली एक आधे कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट है, बाकी के लिए हमारे पास हेल्थ चेकअप के लिए ब्लड टेस्ट अवेलेबल नहीं। अगर हम बात करें सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं के, जो है ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर। स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग 25 साल में शुरू हो जाती है। हर 25 साल से ऊपर की महिला को 6 महीने में एक बार शीशे के सामने खड़े होकर हाथ को सीधा चपटा रखकर अपने स्तन पे एक साइड से दूसरी साइड से घुमाकर देखना चाहिए कि इनके स्तन में कोई ऐसी गांठ तो नहीं महसूस हो रही जो कि स्तन कैंसर का रूप हो सकती है। अगर कुछ ऐसा है तो अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अगर आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है, अगर किसी महिला की उम्र 40 साल है, तो ये एक ऐसी उम्र है जिसपे आपको हर हालत में स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग करवानी ही करवानी है। ये स्क्रीनिंग होती है एक स्पेशल एक्सरे के द्वारा, जिसको हम मैमोग्राफी बोलते हैं। क्या आप मुझे बता सकता है मैमोग्राफी क्या होती है? लो एनर्जी एक्सरे, लो एनर्जी एक्सरे से यूज से। मैमोग्राफी एक स्पेशल तरीके का एक्सरे होता है जो कि सामने से और साइड से दो तरीके से फोटो खींच के लिया जाता है, जिसकी रेडिएशन वैल्यू बहुत कम होती है। एक एक्सरे से भी 0.3 टाइम्स होती है। तो ये एक्सरे हमें हर 2 साल में एक बार, हर महिला को 2 साल में एक बार, मैं उस महिला की बात कर रहा हूँ जिसको कोई भी लक्षण नहीं है, हम जैसे नॉर्मल लोगों की,
ये अवश्य कराते रहना चाहिए और जिंदगी भर करवाते रहना चाहिए। ये एक तरीके का एक्सरे है, उसमें हम ये देखते हैं कि किसी उस एक्सरे के अंदर कोई सफेद रंग के चक्के या फिर कोई ऐसी गांठ या कोई एक स्तन बड़ा या छोटा या फिर कोई बगल में गांठ ऐसी तो नहीं है जो कि कैंसर का रूप बन चुकी है या फिर कैंसर का रूप नहीं बनी है। हमारे हॉस्पिटल में ये मेमोग्राफी की जांच हर साल फ्री की जाती है। लास्ट ईयर हमने 3000 महिलाओं को स्क्रीन किया, यानी कि 3000 लोगों को एक्सरे किया। उसमें से 5 महिलाएं ऐसी पकड़ी जिनको कोई भी लक्षण नहीं थे और उनमें कैंसर मिला और वो फर्स्ट स्टेज था, और वो आज महिलाएं अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रही हैं सिर्फ स्क्रीनिंग की वजह से। ये एक स्क्रीनिंग इतनी बड़ी चीज है। अगर मैं स्तन कैंसर की बात करूं तो आपके हिसाब से स्तन कैंसर का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? पेनलेस लंपिंग ब्रेस्ट। पेनलेस लंपिंग ब्रेस्ट, बिल्कुल सही जवाब, सटीक जवाब। अक्सर महिलाएं हमें क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है कम्युनिटी में, महिलाएं अपनी गांठ 2 कारण से नहीं दिखाती। एक तो गांठ है, पड़ी है, कोई दर्द नहीं हो रहा, तो हम नहीं दिखाने की आवश्यकता कि नॉर्मल गांठ है। पर हमें चिंता उसी की गांठ होती है जिसमें दर्द नहीं होता। दर्द रहित स्तन में गांठ कैंसर की होती है, दर्द वाली गांठ यूजुअली कैंसर की नहीं होती। और हम सिर्फ दर्द से ही कैंसर को रिलेट करते हैं। अधिकतर कैंसर्स में शुरुआत में दर्द नहीं होता, और हम तब तक नहीं दिखाते डॉक्टर को जब तक वो इस सीमा पर नहीं पहुंच जाता कि दर्द है। शुरुआती लक्षणों में कैंसर मतलब दर्द नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो है पेनलेस लंपिंग ब्रेस्ट। दूसरा कारण, महिलाएं शर्माती हैं दिखाने के लिए कि हमें स्तन में गांठ है, तो शर्म होती है थोड़ी सी। पर ये अपने को समझाना होगा कि ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक साल में भारत में 2 लाख ब्रेस्ट कैंसर के रोगी मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। दूसरे जो स्तन कैंसर के कॉमन लक्षण है वो है कि निपल से खून आना, या फिर एक स्तन का भारी हो जाना, एक का हल्का हो जाना, या फिर बगल में गांठ महसूस होना, या फिर कोई ऐसी गांठ जो समय से काफी टाइम से बढ़ रही है। ये वो मेमोग्राफी का एक्सरे जिसकी मैंने बात करी, जो हर महिला को 2 साल में एक बार करवाना चाहिए। 2 तरीके से किया जाता है, सामने से इसमें स्तन को दबाया जाता है और आगे से और पीछे से 2 तरीके से लिया जाता है, और ऐसी फोटो आती है। मेमोग्राफी कौन सी एज से स्टार्ट करनी चाहिए? 45। दूसरा जो मैंने बात करी, हमारे पास एक ही ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास 2 तरीका है, एक वैक्सीन और एक स्क्रीनिंग। अधिकतर लोग कहते हैं कैंसर के लिए वैक्सीन है क्या? कैंसर के लिए वैक्सीन है सिर्फ एक ही कैंसर के लिए, बच्चेदानी गंतु का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर। इसके बारे में भी वापस बात करेंगे। इसका हेल्थ चेकअप या स्क्रीनिंग 21 साल से शुरू हो जाता है। ये क्यों 21 साल? यानी कि 21 साल के हम मान के चलते हैं कि ज्यादातर महिलाओं की भारत में शादी हो जाती है, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद कैंसर की होने के इंसिडेंस बढ़ते हैं। हर 21 साल की महिला को 5 साल में एक बार एचपीवी डीएनए मेथड द्वारा या सिंपल टेस्ट होता है, जो कि हर गांव पीएचसी सीएचसी पे भी अवेलेबल होता है, जिसको बोलते हैं पैप स्मीयर। पैप स्मीयर द्वारा इसकी जांच हर 3 साल में अपने जीवन वर्ष तक करवाते रहना चाहिए। इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें बच्चेदानी के मुंह से पानी को लेते, जैसे कान में डालने का स्वैब होता है, उससे पानी को लेते और उसको स्लाइड पर लगाते हैं ग्लास की, और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कुछ ऐसे सेल्स तो नहीं है जो कि कैंसर बन चुके या नहीं। इसके बारे में इतनी बात करते हैं इसलिए क्योंकि इसका जो 2022 में हमें इसके 1.25 लाख रोगी मिले। अभी आपने कल ही पढ़ा होगा कि पूनम पांडे डाइड ऑफ सर्वाइकल कैंसर, हालांकि वो न्यूज़ बॉक्स है, लेकिन कल अखबार में वो इतना आया कि सब मीडिया में पूनम पांडे का निधन हो गया सर्वाइकल कैंसर से। वो एक, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि ये सर्वाइकल कैंसर क्यों इतना स्प्रेड है, क्योंकि ये सेकंड कॉमन कैंसर है, उसको बचा सकते हैं वैक्सीन के द्वारा भी और स्क्रीनिंग के द्वारा भी। और इसका इंसिडेंस भारत में 1.25 लाख रोगी पर ईयर है, और 70,000 लोग इससे अपनी जान खोते हैं हर साल। इतना खराब कैंसर है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसके जो प्रमुख लक्षण है वो है बच्चेदानी के मुंह से खून आना, बच्चेदानी के मुंह से सफेद पानी आना, या फिर संभोग के बाद खून आना बच्चेदानी के मुंह से, या फिर पेशाब में रुक कर आना। तो ये कैंसर के कॉमन लक्षण है। ये वो पैप स्मीयर टेस्ट है जिसकी मैंने बात करी, जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह से एक स्पेकुलम लगाकर सफेद वाके पानी को लेते हैं
और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर सेल्स तो नहीं है। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें ये भी, हमने पिछले साल 2000 लोगों की ये वैक्सीन की जांच करी अपने हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए हमें 2 रोगी मिले। अगर पुरुषों की बात करूं मुंह गले के कैंसर के बारे में, इसके लिए हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है, इसके लिए कुछ भी टेस्ट नहीं करना है। इसके लिए सब आपको, जो लोग तंबाकू गुटखा सुपारी का सेवन करते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ अगर किसी के मुंह में कोई ऐसी गांठ है या छाला है या फिर नहीं भर रहा, अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपनी छाले को अवॉइड करते हैं या फिर ये कि डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए और छाला ठीक नहीं होगा 3 से 4 हफ्ते, या फिर डेंटिस्ट को दिखा रहे हैं कोई ऐसा छाला जो ठीक नहीं होगा, या फिर गले में ऐसी गांठ है जो कि काफी टाइम से बढ़ रही है, या फिर आवाज में परिवर्तन आ गया है, या फिर खाना निगलने में दिक्कत आ रही है, तो ये मुंह गले के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके लिए जो लोग जर्दा सुपारी गुटखा खा रहे हैं या उनको हर 3 महीने में अपने मुंह की जांच अवश्य करवानी चाहिए, जिसमें कि हम सिर्फ यही देखते हैं कि उसमें कुछ छाला, सफेद रंग के चकत्ते, लाल रंग के चकत्ते या फिर कोई ऐसी दांतों का ढीलापन या गर्दन में कोई ऐसी गांठें तो नहीं है जो कि मुंह गले का कैंसर का लक्षण हो सकती है। ये और कैंसर की स्क्रीनिंग की बात करें, हेल्थ चेकअप की बात करें, वो है कोलोरेक्टल स्कैन। इस कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में हम बात भी नहीं करते थे 10 साल पहले, क्योंकि ये कैंसर का इंसिडेंस था ही नहीं भारत में। इस कैंसर का रिलेशन 100% हमारे खान पान से है। अगर हम फाइबर की मात्रा ज्यादा खाते हैं तो बड़ी आंत का कैंसर नहीं होता। ये कैंसर के अब रोगी लेकिन अब बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसके लिए हो सकता है अभी इतनी पब्लिसाइज नहीं है, अगले 5 साल में इसकी स्क्रीनिंग भी भारत में बहुत ज्यादा शुरू हो जाए। इसकी स्क्रीनिंग आसान नहीं है, हमें एंडोस्कोपी द्वारा, दूरबीन की जांच द्वारा ही इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं और कोई दूसरा बेटर मेथड नहीं है। और जिसकी स्क्रीनिंग हम रेगुलरली करते हैं वो है प्रोस्टेट कैंसर, गरुड़ का कैंसर। इसकी स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास एक ही कैंसर है जिसके लिए हमारे पास ब्लड टेस्ट अवेलेबल है। ये सिर्फ पुरुषों में होता है, क्योंकि गरुड़ सिर्फ पुरुषों में होता है। हर 50 साल से ऊपर के पुरुष को साल में एक बार नॉर्मल पीएसए की जांच होती है, वो करवाते रहना चाहिए, ये देखने के लिए कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है। ये जांच में अगर पीएसए की वैल्यू 4 से 5 चल रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा हो रही है तो जरूरी नहीं है कि कैंसर के कारण है, दूसरे भी कारण है इसके। अब हम बात करें एचपीवी वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन किस कैंसर के लिए है? कोई बता सकता है इसकी एज क्या है लगाने की? 9 से 13। आइडियल एज है इसकी 9 to 25 तक लगा सकते हैं। आइडियल एज 9 to 14 है। परसों अगर किसी ने बजट सुना हो तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो पूरे इंडिया में सबको ये वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन लगाएगी। इस वैक्सीन की जो आज तक आ रही थी, अगर मैं पिछले साल 1 सितंबर 2022 से पहले की बात करूं तो हमारे पास जो वैक्सीन थी वो थी गार्डासिल या सर्वरिस के नाम से, जो कि जर्मन वैक्सीन थी। इस वैक्सीन की कॉस्ट थी 5,000 रुपए पर वैक्सीन। लेकिन 1 सितंबर 2022 हमारे साइंटिस्ट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से पूरे विश्व को पीछे छोड़कर भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई है। और उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी उतनी ही है जितनी जर्मन वैक्सीन की है। अगर आप ये वैक्सीन ले रहे हैं तो 90% चांस है कि आपको ये कैंसर नहीं होगा। इस वैक्सीन के भी 2 ही डोज लगते हैं, जो कि 6 महीने के अंतराल में, यानी 0 मंथ्स और 6 मंथ्स पे 9 से 25 साल की उम्र में आपको लेनी होती है। उसके बाद इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इस कैंसर का रिलेशन पूरा एचपीवी इंफेक्शन से है, जो कि शादी के बाद अगर संभोग हो जाती है तो उसके बाद ये वैक्सीन काम नहीं करती। तो इसलिए इसकी उम्र लेने की 9 से 25 साल है। अगर किसी की, एक सिंपल सवाल मेरा, अगर किसी की उम्र 25 साल है तो आप सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए क्या करेंगे? वैक्सीन तो ले नहीं सकते, स्क्रीनिंग करवाएंगे। स्क्रीनिंग, वेरी गुड। ये कॉमन सवाल होता है हमारे पास कि तो 25 साल हो गए क्या करें? तो हमें अब ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगी, तो हमें आपके जितने भी छोटे बच्चे हैं, इस उम्र के हैं, जो भी यंग लड़कियां हैं, उनको प्रेरित करना है कि वैक्सीन लें, क्योंकि इस कैंसर का इंसिडेंस भारत में बहुत ज्यादा